तो दोस्तों आज हम NISM सीरीज 17 का रिटायरमेंट एडवाइज़र सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम पढ़ेंगे। मैं राम कुमार गुप्ता। इस मॉड्यूल को पढ़ने से पहले हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि रिटायरमेंट हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव है जो हमेशा आएगा ही आएगा। तो बेहतर है हम उसके लिए सही समय पे सही तैयारी कर लें तो हमारा बुढ़ापा अच्छे से बीत सकता है। तो वो तैयारी हम कैसे करें, एग्ज़ाम पास करने के साथ साथ अपनी लाइफ को कैसे प्लान करें, वो सब हम इस मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं। He who asks a question may be a fool for 5 minutes, but he who never asks a question remains a fool forever। ये मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जीवन में कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले सवाल पूछना सीखिए। जब आप सवाल पूछेंगे सही तभी आपको जवाब मिलेगा। लोग कहेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसलिए इस मॉड्यूल को पढ़ते हुए जो भी मन में सवाल आए इंटरनेट पे, गूगल में, जहां भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वो पढ़ें, सीखें, समझें और अपने आप को अपडेट करते रहें, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं समय के साथ। एक्नॉलेजमेंट, ये जो भी कुछ हमने तैयार किया है ये NISM ने जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है उसके बेस पर ही हमने तैयार किया है। एग्ज़ाम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, वो रिटायरमेंट के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, ये हम अभी देखेंगे कैसे पढ़नी है। इस एग्ज़ाम के बारे में, इस एग्ज़ाम का पर्पज़ ये है कि PFRDA की जो रिटायरमेंट एडवाइज़र के लिए 2016 की रेगुलेशन आई है उसको पूरा करते हुए हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। इस एग्ज़ाम के बाद ही हम रिटायरमेंट एडवाइज़र की तरह अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के साथ साथ नॉलेज भी हमें लेनी है, बट एग्ज़ाम कैसे पास होगा हमारा अभी फोकस उस पर है, क्योंकि नॉलेज तो सारी ज़िंदगी हम लेते ही रहेंगे। तो इस एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 2 घंटे में आपको इसको पूरा करना है। 60% इसका पासिंग मार्क है और 25% की नेगेटिव मार्किंग है जितने भी नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 1 नंबर का ही 1 क्वेश्चन है। तो हमारा 1 क्वेश्चन जो गलत होगा वो 1.25 नंबर लेके जाएगा, क्योंकि एक तो वो मिलेगा नहीं और चौथाई नंबर जो हमारा सही हो गया उसमें से भी ये ले जाएगा। तो हमें एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए ही इस पेपर को देना है। वेटेज कहीं डिस्क्लोज नहीं किए उन्होंने, बट हमें ये ध्यान देना है कि पूरी किताब ढंग से पढ़ें और हर चैप्टर के आखिर में जो क्वेश्चन है उन्हें ठीक से कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आपको पेपर में मिलेंगे। 2 घंटे का समय होगा, 1-1.25 घंटे में आप बहुत आराम से पेपर कर लेंगे और पेन नंबर जिस पर होगा उसी को ये सर्टिफिकेट मिलेगा। इन फ्यूचर आधार भी जरूरी होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इस एग्जाम को पास करने के लिए: पूरा पेपर एक साथ पढ़ना, टाइम को वेस्ट करना है। एक एक क्वेश्चन देखिए, समझिए, अगर आंसर बिल्कुल ठीक आता है तो कर दीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, उसको हम बाद में देखेंगे। पर बाद में देखने में ये गलती कभी ना करें कि आप जो सही आंसर्स हैं उनको भी चेक करें, क्योंकि पहली बार में जो आंसर आता है वो सही होने के चांस ज़्यादा हैं, उसको बदले ना। सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें दोबारा में जो आपको डाउट था। तो इसलिए सही आंसर जिसमें पूरा भरोसा हो उसको टिक करते जाएं, जिसमें डाउट हो उसे छोड़ दें बात के लिए। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलें। कोई भी क्वेश्चन रिवाइज और रीडू मत करें। NISM आपको पता है सेबी ने एस्टेब्लिश किया है, सारी डिटेल मैंने यहाँ लिखी हुई है। इसमें डिस्क्लेमर भी दे दिया है कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं। एक्नॉलेजमेंट दोबारा से, क्योंकि ये मटेरियल हमने NISM का जो मटेरियल प्रोवाइडेड है सेबी की तरफ से रिटायरमेंट एडवाइज़र मॉड्यूल के लिए, उसके बेस पर उसको ध्यान में रखते हुए उस मॉड्यूल में से ही हमने बनाया है। अब हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन रिटायरमेंट प्लानिंग। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले नीड फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद रिटायरमेंट प्लानिंग, फीचर्स ऑफ रिटायरमेंट गोल, advantages and importance of starting early on retirement savings, risk of underestimating retirement goals, emotional aspects of retirement, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखते हैं इन सबको एक एक करके। सबसे पहले क्या ज़रूरत है हमें रिटायरमेंट प्लानिंग की? देखिए, हर आदमी एक ना एक दिन रिटायर होगा। कुछ लोग आज यंग एज में भी रिटायर हो रहे हैं, कुछ लोगों की मजबूरी ऐसी है कि उन्हें रिटायरमेंट की एज के बाद भी काम करना पड़ रहा है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए आप सही समय पर रिटायरमेंट प्लानिंग करनी शुरू कर दें, और वो सही समय है आज, आपकी एज कुछ भी क्यों ना हो। तो रिटायरमेंट प्लानिंग जो है इसलिए ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के समय में जो इनकम होगी हमें वो कहाँ से होगी, क्योंकि हम एक्टिवली जॉब पे तो जाएंगे नहीं।
तो हमने जो पैसा इकट्ठा किया होगा जिस समय हम काम कर रहे हैं तब, उस पैसे के इकट्ठा किए हुए उससे जो भी इंटरेस्ट जोड़ के जो भी एक लमसम अमाउंट हमारा बड़ा कॉर्पस तैयार होगा, उससे जो भी इनकम हम जनरेट कर पाएंगे उस इनकम से हमारा घर चलेगा। तो उसके लिए हम जो वर्किंग ईयर्स हैं उसमें हमारे को आज के एक्सपेंसेस भी पूरे करने हैं और भविष्य में होने वाले एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट करना है। अब रिटायरमेंट में समय तो खूब होगा, तो खर्चे बहुत सारे होंगे हम शौक अपने पूरे करना चाहें तो, पर इनकम रेगुलर नहीं होगी। तो इसलिए क्योंकि रेगुलर इनकम जॉब से या एम्प्लॉयमेंट से तो नहीं होगी फुल टाइम वाले, तो हमारी इन्वेस्टमेंट से अच्छी इनकम मिले और पार्ट टाइम में कुछ छोटी मोटी चीज़ आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं शौक के लिए, बट आपके खर्चे आपकी इनकम से ही होने चाहिए जो आपके रिटायरमेंट के कॉर्पस से इकट्ठे किए हुए पैसे से मिले। तो उन सब खर्चों को कैसे हम करेंगे उसी के लिए हमें प्लान करना है रिटायरमेंट। नीड फॉर इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट इनकम इवॉल्व विद चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर। आज समाज में आप देखेंगे तो जॉइंट फैमिलीज जब थी तो आपने जब तक काम किया फिर आप रिटायर हो गए, आपका परिवार आपका ध्यान रखता था, 5-7 साल आप रिटायरमेंट में जीते थे और चले जाते थे। बट आज जो लाइफ है लोगों की, एक तो उसमें जॉइंट फैमिलीज नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो उस वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं तो बच्चों के ध्यान रखने के लिए भी पूरे खर्चे हैं, फुल टाइम मेड और दूसरे, प्लस भविष्य के अंदर आप बहुत लंबे समय जीने वाले हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, अपने दम पे तैयारी करनी पड़ेगी कि आपका बुढ़ापा आप ही के बनाए हुए कॉर्पस के पैसों से अच्छे तरीके से सही ढंग से खर्चा करते हुए चल सके। रिटायरमेंट के बाद के जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो पहले के एक्सपेंसेस से फ़र्क हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप काम करते हैं तो मेजर खर्चा आपके जॉब से रिलेटेड होता है, वर्क से रिलेटेड होता है, बट जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपके काफ़ी सारे खर्चे हेल्थ से, लेजर से, क्योंकि आप पे खाली समय होगा तो आप घूमना फिरना दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा खर्चा करना चाहेंगे, तो उसके लिए तैयारी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। कॉर्पस एंड इनकम रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस इन रिटायरमेंट। तो आप भविष्य में क्या खर्चा करने की सोचते हैं उसके बेस पर ही आप आज से सेव करना शुरू करेंगे, क्योंकि गोल क्लियर नहीं होगा तो आप अचीव कैसे करेंगे। तो आपको सोचना मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप अभी से अच्छी हैबिट्स में हैं, कोई भी बुरी हैबिट नहीं है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाए, तो आपका फ्यूचर कम से कम एडिशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स से नहीं सफ़र करेंगे। जो बेसिक हेल्थ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी वो तो आएंगी ही आएंगी। कुछ सर्कमस्टांसेस हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, जैसे हेल्थ हो गया एक तो हमने डिस्कस किया, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप 20 साल के लिए प्लान कर रहे हो बट आप 40 साल जिंदा रह गए रिटायरमेंट में, तो आपका पैसा कम पड़ सकता है। तो प्लानिंग कैसे करनी है, एटलीस्ट कुछ तो तैयारी हो ना, सारा तो कोई प्लान नहीं कर सकता, बट जितना भी कर सकते हैं प्लानिंग हमेशा बेहतर है बिना प्लान किए हुए व्यक्ति के मुकाबले। सो एक वर्केबल रिटायरमेंट प्लान जो है किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग या कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि बाकी गोल लोगों के अलग हो सकते हैं, बट रिटायर तो हर आदमी कभी ना कभी होगा ही या होना चाहता है। आज तो 20-25 साल में भी लोग रिटायर हो जाते हैं, फिर वो इसलिए काम करते हैं कि उन्हें पसंद है काम, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आपके रिटायरमेंट में आपकी ज़रूरत हो आप काम करें, तो आज से ही रिटायरमेंट के लिए सोचना शुरू कर दें, जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से। इस कॉर्पस का जो हम तैयार करेंगे रिटायरमेंट में, इसका बहुत क्रूशियल रोल होगा, तो हमें इस कॉर्पस पे पूरा ध्यान देना है। ट्रांजिशन फ्रॉम डीबी टू डीसी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान टू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। रिटायरमेंट का कॉर्पस जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब तक हम काम करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा अलग करके या हर साल जैसी आपकी सुविधा है, या शुरू के कुछ साल नहीं कर पाए फिर करते हैं, जैसे भी हो पाता है, तो आपकी कमाई में से कुछ हिस्सा आप अलग रखते हैं भविष्य के लिए। तो कुछ केसेस में एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, जैसे अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में हैं तो उसके अंदर सरकार, अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो वो भी एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो अब 14% हो चुका है, बट वो परसेंटेज अभी हम आगे देखेंगे। कुछ केसेस में कॉर्पस जो है वो आपकी सेविंग्स से बनता है। जहां एम्प्लॉय ईपीएफ में कवर्ड है वहां मैंडेटरी है कि उन्हें एक सर्टेन परसेंटेज अपनी इनकम की कंट्रीब्यूट करनी ही है, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं जो कवर्ड नहीं है किसी भी ईपीएफ प्लान से, उनके लिए मैंडेटरी तो है नहीं,
तो इसलिए ज़रूरी है कि वो अपनी इच्छा से इसे चुने, बट अपनी इच्छा से चुनने में डिसिप्लिन तो है नहीं, फोर्स नहीं है। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि फिर हम इसको धार्मिक भाव से निकाल के करें ही करें। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज डीबी एंड डीसी। अब ये डीबी और डीसी होता क्या है? जब एम्प्लॉयर्स रिटायरमेंट प्लान प्रोवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं डिफाइंड बेनिफिट। इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी फाइनल सैलरी होगी जॉब छोड़ते समय, उस सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज, कुछ केसेस में वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट होता है, अलग केसेस में, बट फिक्स होता है कि आपको जब तक भी आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको कितने रुपए हर महीने मिलते रहेंगे जिंदा रहने वाले समय में, रिटायरमेंट के बाद। पर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में आपको रिटायरमेंट में कितना पैसा मिलेगा, उसके लिए आपका एम्प्लॉयर एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है और आप कंट्रीब्यूट करते हो। तो वो जो कंट्रीब्यूशन आप करते हो, उस कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलता है, उससे जो भी कॉर्पस तैयार होगा, लमसम अमाउंट, उससे जितना भी मंथली इनकम आपको मिल सकती है उस समय की कंडीशन में, वही आपको मिलेगी। तो जिम्मेवारी एम्प्लॉयर से हटके डिफाइंड बेनिफिट में, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉय के ऊपर खुद आ गई। तो हमारा फ्यूचर कितना अच्छा हो पाएगा, हमारे रिटायरमेंट में हमें कितने रुपए हर महीने मिल पाएंगे जिनसे हम अपने खर्चे चला पाएं, ये जिम्मेवारी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एम्प्लॉय की खुद की है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। डिफाइंड बेनिफिट में एम्प्लॉयर देता था, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में आपकी जिम्मेवारी है। एम्प्लॉयर्स प्रोवाइडेड डीबी, तो आपको पता होता था मुझे क्या मिलना है। आज आप जो भी कंट्रीब्यूट करोगे उसमें एम्प्लॉयर भी करेगा एक मैचिंग कंट्रीब्यूशन अप टू ए सर्टेन परसेंटेज, फिर उससे रिटर्न मिलेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पहले जब डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता था तो एम्प्लॉयर, कुछ भी परिस्थिति हो, इंटरेस्ट रेट कहां से कहां आ गए हैं, फिर भी एम्प्लॉयर को आपको वही अमाउंट देना पड़ता था, जो कई बार फीजिबल नहीं होता था एम्प्लॉयर के लिए। तो अब एम्प्लॉयर भी इस परेशानी से फ्री हो गया। वर्किंग ईयर्स में वो रीजनेबल अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा और वो जितना भी कॉर्पस बनेगा वो आपके बुढ़ापे में आपके काम आएगा।